नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं ईवीएस का जो 5 जनवरी को पेपर हुआ था। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, तरुण भारत संघ एक संस्था है, ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। तो ए दिया हुआ है मेधा पाटकर, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है राजेंद्र सिंह और डी है पीसी जोशी। तो इसमें हो जाएगा राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ भारत की एक गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। यह जल एवं वन संरक्षण के लिए कार्य करती है। इसके संस्थापक राजेंद्र सिंह हैं। इनको जल पुरुष कहा जाता है। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक थी और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। पीसी जोशी, इनका पूरा नाम है पूर्ण चंद्र जोशी, भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रमुख प्रारंभिक नेताओं में से एक थे एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव थे। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है वर्षा का कम होना, बी है वृक्षों का आवरण कम होना, सी है सिंचाई हेतु ट्यूब वेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग करना और डी दिया हुआ है नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना है। इसके अतिरिक्त कई दशकों से उद्योगों, खेती-बाड़ी, विकास कार्यों व अन्य उपयोगों में भूगर्भीय जल में निर्भरता बढ़ने के कारण तथा जल के अंधाधुंध दोहन से भूजल स्तर निरंतर तेजी से घटता जा रहा है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है तथा जल केवल 4% ही। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यूएनओ वर्ष 2013 को विश्व जल वर्ष के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। तो ये ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल और डी दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इनका प्रमुख कारण वायुमंडल में मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर ऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के द्वारा बनती है। यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं तथा वर्षा की बूंदों के साथ धरातल पर आ जाती हैं और जलीय विविधता के साथ पर्यावरण के अन्य घटकों को भी प्रभावित करती है, जैसे ताजमहल का पीला होना। अगला प्रश्न है, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है। इसमें ऑप्शन है नदियाँ, झरने, ग्लेशियर और डी है जल प्रपात। इसमें हो जाएगा ग्लेशियर या हिम नदी। आगे है इसमें, धरती पर उपलब्ध संपूर्ण जल में लगभग 97.3% जल लवणीय है एवं लगभग 2.7% जल अलवणीय या ताज़ा जल है। और लवण जल का अधिकांश भाग लगभग 75.2% ध्रुवीय प्रदेशों में ग्लेशियर के रूप में विद्यमान है। शेष अलवण जल भूमिगत के रूप में नदियों, तालाबों, झीलों आदि में विद्यमान है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो ए दिया हुआ है जल एक सार्वभौमिक विलायक है। बी है इनमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। सी है जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक होता है। और डी है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो यह हो जाएगा जल का घनत्व 100% से ऊपर सर्वाधिक होता है। आगे इसमें जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। इनमें विभिन्न पदार्थों की घोलने की क्षमता है। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस के रूप में विद्यमान होता है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम एवं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। अगला प्रश्न है रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। इसमें ए ऑप्शन है मातृ वंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है। बी है पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है। डी दिया हुआ है एकल परिवार जिसमें उनके माता पिता दोनों काम करते हैं। और डी दिया हुआ है संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीता के परिवार को संयुक्त परिवार कहेंगे। संयुक्त परिवार में क्रमशः 3 पीढ़ियां रहती हैं जिसमें दादा दादी, माता पिता और उनके भाई एवं भाई की पत्नी के साथ साथ उनके लड़के लड़कियां रहती हैं। तो पहली पीढ़ी में आते हैं दादा दादी, दूसरी पीढ़ी में माता पिता और चाची चाचा, तीसरे में हो जाएगा उनके लड़के एवं लड़कियां। जबकि एकल परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं। इनमें एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी भी शामिल हो सकती हैं। अगला प्रश्न है पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधित प्राथमिकता को चुनेंगे? ए ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे पशुओं का मांस, बी है घास एवं शाक, सी है फल और डी दिया है अनाज। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा घास एवं शाक। पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के भोजन के लिए दूसरे पशुओं के मांस खाने के लिए उपयुक्त होगा। जैसे शेर, बाघ आदि के दांत इस प्रकार होते हैं जिनका प्रयोग वे शिकार करने एवं चीड़-फाड़ करने में करते हैं। अगला प्रश्न है जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? तो ए दिया है लवण मृदुभिद, बी है समोद्भिद, सी है मरुद्भिद और डी है आत्पोद्भिद। इसमें आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा लवण मृदुभिद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेलोफाइट। आगे है खारे जल वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को लवणों मृदुभिद कहा जाता है। लवणोद्भिद क्या होती हैं? तो ये विशेष प्रकार की मरुद्भिद पौधे हैं जो ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ जल अथवा मिट्टी में लवण जैसे NaCl, MgCl2 तथा MgSO4 की मात्रा सांद्रता होती है। इस प्रकार की भूमि कार्य की दृष्टि से शुष्क होती है। और समोद्भिद होता है समोद्भिद पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ की जलवायु न तो बहुत शुष्क और न ही बहुत नम है तथा ताप व वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता भी साधारण होती है। ये पौधे शाक, झाड़ी तथा वृक्ष सभी रूपों में होते हैं जैसे गेहूँ, चना, मक्का, गुड़हल, आम आदि। और मरुद्भिद होते हैं मरुद्भिद पौधे शुष्क वास स्थानों में पाए जाते हैं। शुष्क वास स्थानों में जल बहुत कम या न के बराबर उपस्थित होता है। उदाहरण नागफनी, घिक्वार आदि। और आत्पोद्भिद होता है वे पौधे जो केवल प्रकाश में अच्छी तरह विकसित होते हैं उसे आत्पोद्भिद कहते हैं। अगला प्रश्न है
जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है तो किस राज्य से संबंधित है? ए दिया हुआ है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है आंध्र प्रदेश और डी है कश्मीर। इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्रकाठी या चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। एक तरफ राज्य है और संबंधित चित्रकला, तो राजस्थान में मेवाड़ चित्रकला, आंध्र प्रदेश में कलमकारी चित्रकला, कश्मीर में जम्मू चित्रकला और महाराष्ट्र में होता है वर्ली चित्रकला। अगला प्रश्न है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ए है संथाली जनजाति, बी है गद्दी जनजाति, सी है गोंड जनजाति और डी है सहाबिया जनजाति। इसमें हो जाएगा गद्दी जनजाति। आगे है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। इनके अलावा यहाँ किन्नौर जनजाति, लाहौल जनजाति, गुर्जर जनजाति भी पाई जाती है। ये जनजातियाँ प्रसिद्ध इंडो आर्यन परिवार समूह से संबंधित हैं। संथाली जनजाति ये भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनके निवास का मुख्य क्षेत्र झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं असम राज्य है। आगे है गोंड जनजाति, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में निवास करती है। सहरिया जनजाति होती है, यह जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। यह एक आदिम जनजाति है जिन्हें आधारभूत वस्तुएं उपलब्ध कराना चुनौती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? तो इसमें है सतरिया नृत्य, बी है रॉफ नृत्य, सी है चिराओ नृत्य और डी है गरबा नृत्य। तो ये हो जाएगा चिराओ नृत्य। चिराओ नृत्य मिजोरम का एक पारंपरिक वास नृत्य है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है। इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। सतरिया नृत्य ये असम का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। रऊफ नृत्य ये जम्मू एवं कश्मीर का है। गरबा नृत्य ये गुजरात का है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो कश्मीर से बंगलौर, बी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सी है मिजोरम से गुजरात और डी है महाराष्ट्र से मणिपुर। ये हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। इसकी कुल लंबाई 4233 किलोमीटर है तथा विवेक एक्सप्रेस इस पर चलने वाली भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। भारत का रेल नेटवर्क लगभग 65,000 किलोमीटर लंबा है तथा दुनिया में चौथे स्थान पर है। प्रथम भारत पर अमेरिका, दूसरे पर चीन तथा तीसरे स्थान पर रूस है। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का ईंधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? इनका ईंधन हुआ था 2003 में। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री की मौत 1 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष यान से वापस लौटते वक्त हुआ। यह मूल रूप से हरियाणा के करनाल में पैदा हुई और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? तो पेड़ के तने में कौन सी पक्षी घोंसला बनाता है? ए है कौवा, बी है बसंत गौरी और सी है शकखोरा और डी दिया हुआ है दर्जी चिड़िया। तो इसमें हो जाएगा बसंत गौरी।
बसंत गौरी को बार बेट भी कहते हैं। तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने घोंसले बनाते हैं एवं अपने अंडे को रखते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। शंखखोरा या सनबर्ड किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। दर्जी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही उसका घोंसला है। अगला प्रश्न है, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ए है यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, बी है यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, सी है इससे भूख बढ़ती है, डी है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। विटामिन सी से युक्त भोजन ग्रहण करने से संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कनेक्टिव टिश्यूज को बेहतर बनाता है और जोड़ों को सपोर्ट देने का कार्य करता है। यह WBC को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है और हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन है पाचन क्रिया या वैज्ञानिक संपत्तियों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, बी है प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, सी है विद्यार्थी के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना है जिनके द्वारा यह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा? ए है वर्गीकरण एवं प्रयोग, बी है संप्रेषण एवं चरों की पहचान, सी है अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, और डी है नक्शा बनाना एवं मापन करना। तो ये हो जाएगा सी सही हो जाएगा, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। आयान द्वारा आयोजित संग्रहालय के क्षेत्र भ्रमण से अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करने में सहायता मिलेगी। छात्रों को अवलोकन, अवधारणा और अनुभव से परिचित कराने के लिए क्षेत्र भ्रमण एक उत्तम तरीका है जो कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, जो वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? तो प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, बी है छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है, सी है छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, और डी है छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। तो इसमें सी और डी सही हो जाएगा। उपयुक्त कथन में छात्रों द्वारा चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने का कारण है छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनका ज्ञान निर्माण आसानी से हो सके। दूसरा है छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। 3 है छात्र अपने ज्ञान को दैनिक जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? तो ईवीएस का थीम कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं।
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के 6 थीम शामिल किए गए हैं। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, 3 है आश्रय, 4 है पानी, 5 है यात्रा और 6 है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के लिए सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। इसमें पहला प्रश्न ऑप्शन है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, बी है जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, सी है बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा और डी है जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताओं को पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है, जिससे विद्यार्थी को इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस को पाठ्यचर्या में शामिल करने का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे, लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दों तथा अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास कराना, ताकि मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। ए ऑप्शन है विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई, बी है समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया, सी है रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साही करने का प्रयास किया गया और डी है सीखने सिखाने के साधन में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साही करने का प्रयास करना। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना तथा इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए और रटने पर हतोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं, बी है विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है, सी है कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है, डी है शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सके। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सके। आगे इसमें ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानी एवं वर्णन के पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी पूर्वक उनका अनुभव कर सके। इनके अलावा बच्चों को खेल, कविताएं, प्रोजेक्ट, सेमिनार तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे वाद विवाद, कला, निबंध एवं क्षेत्रीय भ्रमण आदि से भी आसानी पूर्वक सिखाया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए प्रयुक्त है। ए है प्रतिदिन, बी है प्रतिमाह, सी है 6 महीने और डी है वर्ष के अंत में। हो जाएगा प्रतिदिन, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिदिन की आवृत्ति का मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। इसके द्वारा बच्चों में कमजोरियों का निदान, शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक प्रगति का विश्लेषण एवं सह पाठ्यक्रम संबंधित गतिविधियों में सुधार किया जाता है। अगला प्रश्न है,
एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपने आप कार्य करें, अपना अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? ए है बहुबुद्धि, बी है अवलोकन से सीखना, सी है व्यक्तिगत सीखना और डी है सहपाठी द्वारा सीखना। इसमें हो जाएगा सहपाठी द्वारा सीखना। शांत कक्षा में विद्यार्थी द्वारा अपना अपना कार्य करने से सहपाठी द्वारा सीखना जैसे अधिगम से वंचित हो जाएंगे। एक प्रभावशाली कक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कक्षा अधिगमकर्ता केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच एवं सहपाठी के बीच प्रभावी वाद विवाद होना चाहिए। कक्षा को सामाजिक अधिगम के क्षेत्र से जोड़कर सिखाया जाना चाहिए और कक्षा कक्ष के अलावा खेल, कहानियाँ, प्रोजेक्ट, सेमिनार आदि के माध्यम से भी सिखाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति या युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? ये दिया हुआ है, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। बी है, उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। सी है, छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो इसमें बी और सी सही हो जाएगा। आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं एक बार और, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित युक्तियाँ प्रयुक्त हैं। तो उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, उत्तरों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, उत्तरों का मूल्यांकन इस प्रकार हो कि विद्यार्थी को फेल या पास जैसे प्रणाली से मुक्त हो। अगला प्रश्न है, भोजन विषय पढ़ाते समय सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? ये ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, अनुदेशन। बी है, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। सी है, भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना और डी है, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्यापिका सुनीता द्वारा भोजन पढ़ाते समय छात्रों के परिवार या समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना, जिससे छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण के शिक्षण अधिगम में प्रश्नोत्तर, अवलोकन करना, चर्चा करना, वर्गीकरण करना, संवाद करना और पूर्वानुमान लगाना आदि से छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसके स्थान देने का उद्देश्य है तो विद्यार्थियों की खोज के लिए प्रेरित करना। बी है, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता करना। सी दिया हुआ है, तो वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए, बी और सी। रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में स्थान देने का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। ए है, यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। बी है, प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया कलापों का ब्यौरा है। सी है, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। और डी है,
आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। इसमें सी सही हो जाएगा। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता है कि यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। इकाई योजना का उद्देश्य पाठों की स्पष्टता, ज्ञान, क्रियाओं तथा अनुभवों की एक संगठित रूप से है जो परस्पर संबंधित होते हैं तथा छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? ए है, उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाएगी। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। सी है, श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। और डी है, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। इसमें बी सही हो जाएगा। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। अगला प्रश्न है, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है? ए दिया हुआ है, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता को प्रति चुनौती है। बी है, यह अध्याय पर्वतों की चोटी, ऊंची चोटियों को मापने या पहुंचने में आई चुनौती का वर्णन है। सी है, यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। और डी है, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित करने का कारण निम्न है। यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने में इकाई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक कार्य में महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। आपके 30 क्वेश्चन ये समाप्त हो गए। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।